हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फॉर लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्का कर देंगे। ठीक है, 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है वो प्रश्न देखेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे आज मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिसको आप लोग जरूर पूरा करना है। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जल्दी ही 8 लाख सब्सक्राइबर करने वाले, 8 लाख फैमिली बच्चे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी 7,80,000 बच्चे हैं। आपको सब्सक्राइब जितने भी स्टूडेंट करना है, शेयर करना है ताकि हर एक स्टूडेंट जुड़ सके और इसको हमें जल्दी से अचीवमेंट करना है। फिर हम आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाले हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ये करो क्योंकि आप लोगों से आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो ताकि हर एक स्टूडेंट भी जुड़ जाए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि दिया है HCF जो है वो 252 और 994 बराबर 18। ठीक है, इसका HCF इतना है। ज्ञात कीजिए एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहां आपका 252 और 594 का ऑप्शन नंबर ए है 8300, बी है 8010, सी है आपका 8316 एंड डी है आपका 5200। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग कैसे निकालोगे? आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया होगा, अगर नहीं पता है तो जान जाओ। एलसीएम जो होता है, एलसीएम वो बराबर किसके होता है? वो हमारा बराबर होता है, जैसे आपका दो संख्या होती हैं, दो संख्या है तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। और वटे में हमारा क्या है? वटे में हमारा जो HCF है, जो हमारा HCF दिया हुआ है। अगर HCF दिया हुआ है तो HCF लिखो, अगर LCM दिया हुआ है तो LCM लिखो। ठीक है, तो हमारा HCF दिया हुआ है ना, LCM ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा है यहाँ 252 है और इंटू हमारा 594। ठीक है, ये दोनों हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, ये दोनों संख्याएं हैं तो ये हमने लिख दिया गुणे में, गुड़ा लगा दिया। ठीक है, एंड वटे में हमारा क्या है? 18। ठीक है, इसका 18 आपका HCF है ना, बता रखा है। तो जब आप इसको गुणा करोगे और 18 से भाग दोगे तो वो हमारा आएगा 8316। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? एलसीएम है। क्या है? एलसीएम किसका? 252 का और आपका 594 का जो एलसीएम होगा वो हमारा होगा 8316। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 8316 हमारा बिल्कुल सही है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? निम्न में से कौन सा एक सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 14,35, बी है 31,93, सी है 18,25 एंड डी है 32,62। बच्चों, सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो मैं आपको बता दूं कि जिसका HCF जो होता है वो 1 होता है। मान लो अगर 14 और 35 का HCF निकालो 1 आता है तो वो हमारा सहअभाज्य गुणनफल होगा, लेकिन इसका नहीं आएगा। मैंने देखा है 18 और इसका अगर निकालोगे तो हमारा HCF 1 हो जाता है। किसका? 18 और हमारा 25 का HCF 1 होता है। ठीक है, आप निकाल कर देख लेना, HCF तो निकालना जानती हो। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, जो कि 18 और 25 हमारा हो जाएगा जिसका HCF 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है यहाँ तीसरा नंबर की दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर जो है 7 है। मतलब जो योगफल है ये 19 और अंतर 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका ए जो है 13,6 एंड बी है 14,5, सी है आपका 12,5 एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें है कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसका दो संख्या मैंने x और y मान लिया, x और y। ठीक है, तो दोनों संख्या का जोड़ लोगे, अगर x और प्लस y कर लोगे तो यह हमारा दोनों जुड़कर 19 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर आप अंतर देखोगे x माइनस y का तो ये हमारा 7 हो जाता है। तो इसी को आप हल कर लो, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये हमारा 26 हो जाएगा। और यहाँ से x बराबर हमारा 26 है, बटे में 2 हो जाएगा, बराबर ये 13 हो जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू निकल आई। x की वैल्यू आप यहाँ रख दो, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। ठीक है, x की वैल्यू 1 में रख दो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 19 है और x की वैल्यू हमारा 13 है, प्लस y बराबर 19 है
और y बराबर 19 माइनस 13, y की वैल्यू हमारा 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू 6 है, तो 13 को 6 हमारा सही हो जाएगा ना, क्या इसमें सही है, ए वाला हमारा। तो ये हमारा तीसरा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सारा ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझा रहा हूं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। चलो हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन समझो, लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0, ठीक है, के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहां आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है, k का मान क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग सारे स्टूडेंट को पता होगा, अगर नहीं पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पूरा बता देता हूं कैसे निकालना है। देखो आपका जो समीकरण दे रखा है पहले उसको लिख लो, 3x² - 6x + k बराबर 0, ठीक है, ये हमारा समीकरण है। यहाँ से a की वैल्यू क्या होगा, जो x² का गुणांक है 3, और b की वैल्यू क्या होगी -6, और c की वैल्यू क्या होगी k हो जाएगा, ठीक है, k। इतना समझ में आया। अब आप लोग विविक्तर का सूत्र लगा लो, v² - 4ac और बराबर d की वैल्यू 0 है, ठीक है, विविक्तर समान है। तो फिर आप यहाँ वैल्यू रख दो, -6 का स्क्वायर कर लो, -4 इंटू a की वैल्यू 3 है, इंटू c की वैल्यू क्या है बराबर 0। बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है, ये 36 हो जाएगा, ये -12 के हो जाएगा बराबर 0। इधर आपका -12 के है और इधर आपका ये +36 जाएगा, इधर -36 हो जाएगा, माइनस तो माइनस कट जाएगा, और k की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 36/12 आएगा, और ये हमारा 3 हो जाएगा, मतलब k की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। तो बच्चों k की वैल्यू यहाँ आपको क्या मिली, 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, जो कि हमारा 3 है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो इसमें क्या पूछ रहा है, यहाँ कि दिए गए चित्र में आपका त्रिभुज ABC, ये आपका त्रिभुज है, A है, B है, C है, ठीक है, कि आधार BC, इसका आधार BC है, ठीक है, के समांतर रेखाखंड, इसका समांतर रेखाखंड है, क्या है, PQ है, खींचा गया है। यदि PQ अनुपात है किसका, BC का, मतलब PQ 1 भाग है और ये BC 3 भाग है, 1:3। तो AP, तो यहाँ AP और हमारा यहाँ BP का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ आप लोगों का एक बात याद रखना, यहाँ आपका जो त्रिभुज ABC है ना, वो किसके समरूप है, वो है APQ के, इसके समरूप हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। जो हमारा त्रिभुज ABC है वो किसके समरूप है, तथा हमारा जो त्रिभुज है APQ समरूप हैं, ये समरूप होंगी, समरूप होंगी, ठीक है। अगर समरूप हैं तो फिर हमारा इसका जो AP होगा, मतलब AB जो होगा, वो AB जो होगा ना, वो आपका अनुपात होगा AP के, किसके, AP के, ठीक है। और यहाँ AC जो होगा मतलब BC, यहाँ जो BC होगा वो हमारा PQ के होगा, मतलब PQ के, ठीक है। ये तो ये हमें याद करना है, तो अभी आपको बहुत आसान लगेगा। AB हम लिख लें और हमें AB और AP और AP का ज्ञात करना है, तो ऐसे लिख लो, AB और AP, और हमारा नीचे वाला जो दोनों दे रखा है, ठीक है, VC और PQ, ठीक है। अब इतना आपको पता चला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ आपकी वैल्यू भी दे रखी है, इसकी 3 है और इसकी 1 है, ठीक है, इतना समझ में आया। ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, देखो यहाँ PQ कितना दिख रहा, 1, तो PQ 1 और ये, ठीक है। अब AB को आप A एंड B को लिख सकते हो AP प्लस VP, ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं बताओ। इसको हम लिख सकते हैं AP और प्लस आपका PV, ठीक है, लिख सकते हो ना, बड़ा रेखाखंड है। तो आप लोग क्या लिखोगे, AP प्लस PB, बटे में हमारा क्या है, ये AP रहेगा, और बराबर हमारा 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर क्या होगा, इसको इधर होगा AP हो जाएगा और प्लस हमारा यहाँ PV हो जाएगा, बराबर 3AP हो जाएगा, ठीक है। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब यहाँ से 3AP बराबर, इसको इधर उधर कर सकते हैं, AP प्लस V मतलब PV, ठीक है।
अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इस चीज़ को इसमें से माइनस कर लेंगे, यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो ये 2AP हो जाएगा और यहाँ से बचेगा केवल PV। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपका A है एंड P है, बटे में हमारा ये PV नीचे हो जाएगा और बराबर हमारा यहाँ 1 है और ये जाएगा नीचे 2, यानी कि 1:2 में। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में ये। ठीक है, तो 1:2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखो, सारा क्वेश्चन सॉल्व करो। 6 है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सारे स्टूडेंट को पता होगा बीच की दूरी क्या आएगी। आंसर तो बहुत सारे स्टूडेंट लगा चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सभी स्टूडेंट को फार्मूला पता है निर्देशांक ज्योमिति का, x1 - x2 का स्क्वायर एंड प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ 5 है प्लस 12 है, x1 देखो ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, ये माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा करा है स्क्वायर, और प्लस में ये 0 है, ये भी 0 ही है स्क्वायर, और रूट लगा दो पूरे पे। तो यहाँ आपका रूट में रहेगा, ये आपका 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर, और ये आपका 0 ही रहेगा, बराबर हमारा हो जाएगा 17 इकाई। बस हो गई, दूरी आगे, यही हमारा हो जाएगा 17 इकाई आंसर। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है, जिसके शीर्ष जो हैं 7,5, 5,7 और -3,3 हैं। ऑप्शन आपके हैं, ए है 3,5, बी है 2,5, 4 एंड सी है 5,7 एंड डी है 4,3। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। x और y की वैल्यू याद कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे x बराबर हमारा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 कर दो, बटे में आपका 3 है 3। ठीक है, 1 2 3 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका x1 है, ये आपका x2, ये आपका x3। ठीक है, सारी का वैल्यू रख दो। जैसे आपका x1 क्या है, x1 हमारा 7 है, x2 5 है और x3 हमारा -3 है, बटे में 3। इसको जोड़ लो, 12 में से आपका 3 जाएगा 9, और 9 में से 3 भाग दोगे तो यहाँ हमारा 3 आएगा, 3 हो गया। x की वैल्यू हमें 3 मिला। ठीक है, अब y की वैल्यू याद करने के लिए सेम प्रोसेस है, y1 प्लस y2 प्लस y3 कर लो, बटे में आप 3 कर लो। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी, y का मान रख दो यहाँ से, ये आपका y1 है, ये y2, पीछे वाला y1 y2 y3 होता है। ठीक है, तो ये आपका 5 है प्लस 7 है प्लस 3 है, बटे में 3 है, ये आपका जुड़ के हो जाएगा 12 3 15, 15 बटे 3 इक्वल टू 5। तो 5 आया। ठीक है, तो इसका आपका जो हो जाएगा, एक x की वैल्यू है, ये y 3,5। ठीक है, केंद्रक का निर्देशांक है 3,5, 3,5 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखो यहाँ कि यदि tan थीटा बराबर आपका 8/15 हो तो cosec थीटा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 17 एंड अपॉन 8 एंड बी है 8 अपॉन 17 एंड डी है 17 अपॉन 15 एंड डी आपके पास है 15 अपॉन 17। तो यहाँ आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम tan थीटा से cot थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग tan थीटा से cot थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो tan थीटा आपका कितना है 8/15, तो cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा हमारा 15/8। ठीक है, cot थीटा की वैल्यू हमें cosec थीटा याद करना है ना। तो अब आप लोग क्या करोगे, हमारा जो cosec थीटा होता है, cosec थीटा वो बराबर होता है किसके, 1 रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ आप लोग रूट लगाओ और यहाँ आपका 1 हो गया और यहाँ से आपका cot की वैल्यू दे रखा है 15/8, इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, ध्यान से समझना, अभी आपको थोड़ा सा मैंने बताया लॉन्ग है। यहाँ 1 एंड प्लस ये आपका 225 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे ये आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको क्या करोगे, इसको आप जो यहाँ 64 और इसमें 64 जोड़ दोगे तो ये 289 हो जाएगा।
और बटे में आपका 64 है ही, इसका वर्ग करोगे तो ये हमारा 289 का 17 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा। इसका आएगा 17/8। 17/8 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख लो ऐसा लगाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a का मान होगा। बच्चों अगर इन दोनों को बराबर करना है तो ये ध्यान रखना, अगर 30 की डिग्री की वैल्यू रखोगे तो दोनों का अलग अलग मान आएगा, क्योंकि इसमें अलग हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा, 60 में भी अलग हो जाएगा, 45 में भी। लेकिन इसमें जो हमारा 0 डिग्री होता है उसमें 0 में क्या होगा, इक्वल रहेंगे। 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, दोनों में गुणा होगा 0 आ जाएगा, तो 0 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ठीक है, ये किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए है साइन 60 डिग्री, बी है कॉस 60 डिग्री, सी है tan 60 डिग्री एंड डी है आपका साइन 60 डिग्री। तो इसको आप लोगों को लगाना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करना है, केवल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो वैल्यू है। जैसे आपका है क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो फिर यहाँ आप वैल्यू रखोगे ना, यहाँ 2 है इंटू 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है, बटे में 1 प्लस ये भी 1/√3 है, स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर है। ठीक है, वैल्यू रखे आप, फिर आपका कैलकुलेशन आएगा काम। ये आपका 2√3 है और इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 1 4, ठीक है, 4/3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे करा लो। 2√3 इंटू 3/4, 2 का 2 एंड यहाँ एक रूट है ना, एक रूट यहाँ रहेगा, एक कट जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा √3/2 जो कि वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की, साइन 60 डिग्री की। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है इतना, 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको बच्चों सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अब इसको भी बताना पड़ेगा ना अच्छे से, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। मैं आपको बताता हूँ कि 20 मीटर की एक मीनार है, ये 20 मीटर का एक मीनार हो गया। ठीक है, और यहाँ उसकी छाया है, उसकी छाया भी मैं नीचे बना देता हूँ, ये छाया हो गया। इन दोनों को मिला लो ऐसे, देखो आसान तरीके से बता रहा हूँ जैसा आप लोग सोचते हो। 20 मीटर है और ये 20√3 मीटर है। ठीक है, ए नाम दे दो, वी नाम दे दो, सी नाम दे दो, ये थीटा कोण है। बस सॉल्व कर लो। यहाँ से tan 30 डिग्री की, tan डिग्री की tan थीटा बटे लंब बटे आधार, आधार ए बी है, एक ही कोण है, वो भी आपका हमें tan, हाँ कोण ज्ञात करना ना, कोण। तो फिर क्या है, इसमें 20 हो गया और इसकी वैल्यू है 20√3, 20 से 20 कट कर दो। यहाँ से tan जो होगा, tan थीटा वो बराबर होगा 1/√3 के। अब यहाँ से क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो यहाँ से tan थीटा है और 1/√3 जो होता है वो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री का। यहाँ से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। बस 30 डिग्री हमारा सही है, ये वाला ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाला होता है उसको आसान तरीके से लगाना सीखो। ठीक है, ज़्यादा टाइम मत लो, क्योंकि देखो बोर्ड एग्जाम में उतना समय नहीं रहेगा। जितना आप जल्दी लगाना सीखोगे, जैसे मैं शॉर्टकट में लगा रहा हूँ ऐसे सीखो, क्योंकि ये जानना जरूरी है। ठीक है, शॉर्टकट तरीका। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, यानी कि त्रिज्या है उसकी। 5 मीटर में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अब बच्चों देखो, पहले तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है। अब यहाँ 1 मिनट में, जब 1 मिनट में निकालोगे तो 5 मिनट का निकल आएगा। ठीक है, अब मान लो आप लोग कि 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा 1/60।
1/60 मतलब 1 मिनट में, ठीक है। अब 1/60, अब आपका 5 मिनट में, तो इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 12 पंचे 60, यानी कि 1/12 चक्कर जो है ना वो 5 मिनट में लगाएगा। देखो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट में इतना लगाएगा 1/12। इसकी त्रिज्या r है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा ना बच्चों, वो हमारा होगा, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो हमारा πr² है, πr² और बटे में 12 कर लो, यही हमारा हो जाएगा πr² बटे 12, ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखो कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वर्ग का क्षेत्रफल अब यहाँ ज्ञात करना है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। चलो मैं आपको इसको अच्छे से बताता हूँ डिटेल में, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो हमारा वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, अगर वृत्त का त्रिज्या ज्ञात है तो वृत्त का व्यास भी बता दो। वृत्त का व्यास भी बहुत ज्यादा आसान है, 2 गुना त्रिज्या का कर लो, तो त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना भी पता चल गया। अब आप लोग वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, वर्ग का विकर्ण, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण वो बराबर होता है वृत्त का व्यास के, वृत्त का व्यास, ठीक है, वृत्त का व्यास। अब देखो, अब वर्ग का क्षेत्रफल देख लो, एक तरीके से ज्ञात करने का ट्रिक, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आप वर्ग का विकर्ण, जो हमें वर्ग का विकर्ण है, इसका स्क्वायर कर लो, बटे में आपका 2 कर लो, तो वर्ग का विकर्ण है 16, ठीक है, और बटे में 2, इसका स्क्वायर कर लो, बराबर हमारा 256 हो जाएगा। 256, 16 का स्क्वायर बटे में 2 इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन होगा। एक ठोस है जिसे एक आकृति, मान लो एक आकृति है ऐसे, ठीक है, उसको दूसरे आकृति में, मतलब उतना ही, कुछ निकाला नहीं गया, ठीक है, जितना था उतने, तो भाई ना घटेगा ना बढ़ेगा ना 2 गुना होगा, पहले के समान रहेगा, ठीक है, पहले के समान रहेगा, ये ध्यान रखना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल जो है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आधार का व्यास होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2 सेंटीमीटर, बी है 3 सेंटीमीटर, सी है 4 सेंटीमीटर एंड डी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी ज्ञात कर लेते हैं आसान तरीके से, बहुत ज़्यादा। तो इसको कैसे ज्ञात करोगे? इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करना है, सबसे पहले बेलन के आधार का क्षेत्रफल, हमें पता है ना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल वो कितना होता है, πr², ठीक है, πr²। अब ये हमारा जो πr² है ये बराबर है 9 पाई के, 9 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, r² जो बचेगा वो 3 सेंटीमीटर, और r जो बचेगा हमारा वो, सॉरी 9 है, स्क्वायर है ना, अभी 9 का कर्ण कर लो, तो यहाँ r जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बचेगा केवल 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा 3 सेंटीमीटर ऑप्शन में हो, लगा दो भाई। हाँ, अभी आपको व्यास ज्ञात करना है, तो त्रिज्या यह हमें मिला है, त्रिज्या की 2 गुनी होती है व्यास, तो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमारा सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना, त्रिज्या आपको मिला तो त्रिज्या में 2 से गुणा करोगे तब आपको व्यास मिलेगा, जो कि हमें ज्ञात करना था। तो ये हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, ठीक है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए है 4 πr², बी है 6 πr², सी है 3 πr² एंड डी है 8 πr²। यदि समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो उसका जो बच्चों हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 3 πr² होगा। क्या होगा? 3 πr², ठीक है, 3 πr² होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो
परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, ठीक है, जो माप है वो समान ना हो, तो वो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं, या समान आकृतियां, या फिर समान आकृतियां, सममित आकृतियां। इसको आप समरूप कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको आप समरूप कर दो, ठीक है, समरूप आकृतियां। तो बच्चों जो आकार में समान हो तो वो हमारी मतलब आकार में जो माप है वो समान ना हो, दिखने में समान हो, तो वो हमारा समरूप आकृतियां कहलाती हैं, ठीक है, समरूप आकृतियां। अगला देखो 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है माध्य, बी है बहुलक, सी है माध्यिका एंड डी है मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन। तो यहाँ आपको बताना है कौन सी है इन चारों में से जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो वो हमारा है बच्चों मानक विचलन। क्या है? मानक विचलन, ठीक है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट 19 नंबर, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है 1 से 9 तक, मतलब जैसे हमारा समांतर माध्य निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नहीं लेना है क्योंकि हमारा 1 से 9 तक ही आपका होता है, ठीक है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा, 9 से भाग दे दो, इनको सबको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, जैसे यहाँ 1 2 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 10 5 15 15 6 आपका 21 21 और 7 28 28 और 8 36 36 एंड 9 45 5 हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, 5 सही है, 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको मैं आपको ट्रिक के द्वारा समझा देता हूं, वैसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.5 kg है, उनके भारों का योगफल होगा। बच्चों योगफल मतलब लिखा हुआ है 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं के समांतर माध्य इतना है, तो फिर उनका योगफल मतलब इनको मतलब सभी का कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 10 है और यहाँ आपका कितना है 45.6, तो यहाँ आप ये हटा दो 10 में, तो यहाँ कर दो, तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा 256 हो जाएगा, तो 256 सही हो जाएगा, सॉरी 456 हो जाएगा, 456 सही हो जाएगा। तो ये है हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ, अभी 100 ऑब्जेक्टिव का सीरीज आने वाला है एक साथ, उसका सरप्राइज होगा। मैंने आपसे क्या कहा है कि आप लोग जल्दी से 8 लाख यानी कि 8 लाख बच्चे हो जाओ, जल्दी से आप लोग जितने स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को एक बड़ी फैमिली बनाना है और आप लोगों को इसके बाद एक बहुत बड़ी सरप्राइज आने वाली है जो सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेहरा खिल उठेगा, ठीक है। ये वीडियो सबको लाइक करना है, शेयर भी करना है, और जितना मैं आपको बताया हूँ ये सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है, ये सारे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो छाट कर अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ज़्यादा नहीं 20 है लेकिन इसमें से 10 से 15 आपके फंस जाएंगे, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये वीडियो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है, शेयर भी कर देना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।